हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 339 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 340 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न विदेशी लेखकों के विवरणों का उपयोग करते समय इतिहासकारों के लिए किंवदंतियों एवं प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित तथ्यों में भेद करना अति आवश्यक है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2014 में आया है। आपने उत्तर लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरणों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मेगास्थनीज के इंडिका के माध्यम से मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन व समाज के संदर्भ में जानकारी मिलती, तो वहीं चीनी यात्री ऐसे नहीं, त्री में बड़ी की मात्रा, यात्री हेनसांग व फाहियान भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि फाहियान ने गुप्तकालीन समाज के बारे में बताया कि भारतीय अतिथि परायण होते हैं, तो वहीं हेनसांग ने बताया कि समकालीन समाज में अंतरजातीय विवाह, पर्दा प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, हालांकि सती प्रथा प्रचलन में था। वहीं अरबी यात्री अलबरूनी ने भी प्राचीन भारत की प्रशंसा की है कि वो ज्योतिष आदि के मामले में श्रेष्ठ थे, किंतु इतिहासकारों को इनका उपयोग करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। विदेशी लेखकों की अपनी खास सीमाएं थीं, जैसे कि यूनानी लेखक भारतीय परिस्थितियों व भाषा से पूर्णतः परिचित नहीं थे। और फिर ये आपने क्या लिया, हाँ, परिचित नहीं थे। इतना खराब भी ना लिखा करो, पढ़ने में ना आए। इतिहासकारों के द्वारा किंवदंतियों में प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित तथ्यों में भेद करना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो तथ्य उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे वे प्रायः पूर्णतः विश्वसनीय हैं। आंखों से तथ्य कौन देखता है, पूर्णतः विश्वसनीय हैं, किंतु जो वर्णन उन्होंने सुनी हुई बातों के आधार पर लिखा है वह विश्वसनीय नहीं है। जैसे कि मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख है। वहीं चीनी यात्रियों ने भी बौद्ध दृष्टिकोण से प्रभावित होकर लिख दिया है। जैसे हेनसांग ने लिखा है, हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर करता था, परंतु अन्य साधनों से ज्ञात होता है कि हर्ष ने सूर्य व शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। वहीं अरबी यात्री अलबरूनी की व्यवस्था का भी मुख्यतः भारतीय आदिम, अब ये क्या लिखा है, भारतीय साहित्य पर अधिक निर्भर है, अपने निजी अनुभव पर कम होता। कहा जा सकता है कि इतिहासकारों को, देखिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, इरेज कर रहा हूँ मैं, तो मान लीजिए फिर भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका आंसर है और मेरी ड्यूटी है, तो मुझे अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी। एग्जामिनर होता ना तो वो यहीं से ऐसे नंबर काटता सीधे और बोलता कि -3, मतलब नंबर देता भी नहीं, वो देने की बात तो अलग चीज़ है, -3 देता। और आप लोगों को जानकर दुख होगा कि कभी कभी आप लोग जो सोचते हो ना कि उत्तर हम गलत भी लिख के आएंगे तो उसमें नंबर कट कर देगा, नंबर देगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है, नंबर नहीं देगा, ये तो आपका सौभाग्य है। नंबर न देने के बाद वो -3 कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको फालतू की चीज़ें पढ़ा दी उतनी देर में, है ना। तो उल्टा होता है वहाँ पे, है ना, माइनस मार्किंग के पिताजी वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ऐसा मत करके आना। आप ये मत सोचना कि एग्जामिनर को आप यूनिवर्सिटी की तरह उत्तर झिला देंगे, झेलेगा नहीं। वो झेलने पे आपके 3 नंबर 4 नंबर वापस ले लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा काम मत करना कि उसको ज़बरदस्ती आंसर में लिख देना। तो देखिए, सबसे पहले क्या ना कि आप लोगों की दिक्कत यही है कि आप लोग भाषा शैली को नहीं समझ पाते हैं प्रश्न की। और दुख तो ये होता है कि जब क्लियर लिखा होता है फिर भी आप लोग मूर्खता कर देते हैं, तो एग्जामिनर को और गुस्सा आती है। कैसे? आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है क्वेश्चन कि विदेशी लेखकों के विवरणों का उपयोग करते समय इतिहासकारों के लिए किंवदंतियों एवं प्रत्यक्ष अवलोकन में भेद करना, प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित तथ्यों में भेद करना अति आवश्यक है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सिंपल सा आपसे पूछा, विदेशी लेखकों के विवरणों का उपयोग करना है, ठीक है, और किंवदंतियों और प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित तथ्यों में भेद करना अति आवश्यक है। तो आपके दिमाग में पहले ये पता होना चाहिए कि विदेशी लेखक कौन कौन से आए। यूनानी आए, अरबी आए, ठीक है, चाइनीज आए, 3 मोटे तौर पे हम मानते हैं। ठीक, अब ये जो 3 लेखक हैं, ठीक है, इन तीनों के बारे में कम से कम 1-1, 2-2 का आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे मेगास्थनीज का आपको पता होना चाहिए, हेनसांग का पता होना चाहिए, इत्सिंग का पता होना चाहिए, फाहियान का पता होना चाहिए, सुलेमान का पता होना चाहिए, और आपको किसका पता होना चाहिए बताइए, अलबरूनी का पता होना चाहिए। ठीक है, अब्दुल रज्जाक का पता होना चाहिए। इन लोगों का आपको पता होना चाहिए।
क्लियर। मार्को पोलो का भी पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी डायनामिक हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखा तो है आंसर, पॉइंट भी कुछ हद तक डाले हैं, लेकिन भाषा में वो जो कंठस्थता है ना, वो आपकी नहीं आई। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इस प्रश्न को अपनी एंशिएंट इंडिया ऑप्शनल में जो 2 वीडियो शुरू में अभी तक आए हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन कवर करा दिया है और काफ़ी डिटेल में हमने कराया है। बाकी जब एंशिएंट इंडिया फिर से 15 जुलाई से शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम फिर से इस क्वेश्चन को कराएंगे। बट अभी हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न को आपको लिखना कैसे चाहिए था। आप सामान्य तौर पर पहले ये बता दीजिए कि विदेशी लेखक कौन कौन से थे। परिभाषा देते हुए भारत में कई सारे विदेशी लेखक आए, चाहे वो अरबी हो, चाहे यूनानी हो या चाइनीज़ हो। इनमें यूनानी लेखकों की बात करें तो मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में और साथ ही समाज के बारे में जानकारी दी। क्या जानकारी दी उसको बता दीजिए, ठीक है। साथ ही फिर बता दीजिए तो वहीं फाहियान और हेनसांग ने क्या क्या जानकारी दी उसे बता दीजिए। फिर अलबरूनी के बारे में बता दीजिए क्या क्या जानकारी दी, ठीक है। इतना आपने बता दिया। इतना बताने के बाद अब आप इनका एक एक खंडन करो, किंतु इनके द्वारा दी गई जानकारी। अब आप बताइए कि मेगास्थनीज की क्या सीमा थी। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्र कहती है कि उसमें दास व्यवस्था थी चाणक्य की, ठीक है। मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय लोगों के जो हाथ पैर होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। मेगास्थनीज क्या कहता है कि जो चंद्रगुप्त था वो कैसा था, वो एक तरीके से धर्मपरायण व्यक्ति था। मतलब उसकी इतनी सेनाएं थी, इतने हजार की सेनाएं, इतने लाख की, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला है। उसका जो महल था उस समय के, मतलब इटली के जो नगर होते थे उनसे भी भव्य था, सुंदर, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा, मिला ही नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बताएंगे। जितनी एक्सट्रीम वो बातें बोलता है 2-2 3-3 बातें आपको बोल देना है, ठीक है। उसके बाद आप फाहियान के बारे में बताइए कि कैसे उसने गुप्त वंश की जानकारी दी और उसकी अपनी क्या सीमा थी। हर चीज़ को उसने बौद्ध दृष्टि से देखने की कोशिश की। हेनसांग के बारे में बताइए कि वो कैसे कहता है कि जो सड़कें थी, राजमार्ग था, हर्ष के काल में काफ़ी साफ सुथरे और बिल्कुल सुरक्षा से बिल्कुल मजबूत थे, लेकिन खुद ही 3 बार लूटा गया, ठीक है। हमेशा वो हर्ष को बौद्ध की नज़र से देखता था, ये बताइए आप, ठीक है। फिर आप अलबरूनी के बारे में बताइए कि अलबरूनी ने सारी बातें तो बताई, लेकिन अलबरूनी की जो बातें हैं उस समय के समाज तक केंद्रित रहीं, इकोनॉमी तक केंद्रित रहीं, पॉलिटिकल इंटरफेयर को उतना ज़्यादा नहीं बताया। उसने कुछ राजनीतिक वर्गों के बारे में तो बात की, राजपूतों के बारे में, लेकिन और डिटेल से उसने जानकारी नहीं दी। ये उसकी सीमाएं थी और वो खुद ही कहता है, उसका स्टेटमेंट आप देखते हो कि मैं तो बस जो सुना हूँ वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बता दीजिए और ये जहाँ बता देंगे ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। फिर आप इनकी सीमाएं बताइए, ठीक है। वो सीमाएं तो बता ही रहा हूँ। इतना जब आप बता देंगे फिर आप इनकी प्रासंगिकता बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास साहित्यिक स्रोतों में या पुरातात्विक प्रमाणों में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जिस कारण हमें फिर क्या करना पड़ता है कि इन्हीं विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि कई बार क्या हुआ, शुरुआती दौर में मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग माना गया, बट जब हमने प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका पढ़ी, जब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पढ़ी, जब हमने जस्टिन की ट्रूडो की बुक्स पढ़ी, स्ट्रैबो की बुक्स पढ़ी, तब हमें पता चला कि वास्तव में उस समय मौर्योत्तर काल में इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड हब में नंबर 1 था। इंडिया का जो भृगुकच था, भड़ौस था, मछलीपट्टनम था यानी कि मुसलीपट्टनम, अरकामेडू था, मदुरई था, ये सब उस समय ट्रेड के बहुत ही बड़े हब सेंटर हुआ करते थे। मसाले के लिए नंबर 1 पे थे ये। जो रेशम मार्ग था उस पर कुषाणों का कब्जा था। ऐसे बताइए तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो उत्तर लिखा है वो गुंथित करके लिखा है। और देखिए दिक्कत आपकी नहीं है, कमी आपकी नहीं है, कमी होती है कि ऐसे टॉपिकों पर व्यापक रूप से पढ़ाने वालों की। तो आप निश्चिंत रहिए, जब हम 15 जुलाई से जब क्लासेस शुरू करेंगे तो हम बताएंगे, फिर आप इसको लिखिएगा। हालांकि लिखने से पहले 2-3 बातों को ध्यान रखिए। अपनी राइटिंग को सुधारिए। अपनी राइटिंग को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप अपनी राइटिंग अच्छी लिखते हैं, ठीक है। पिछले 5 महीने से मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, पिछले 5 महीने से आप हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप अपनी राइटिंग सुधारिए। देखिए अन्य की गलती माफ हो सकती है, लेकिन आप 5 महीने से गलती, अगर सीखने वाला व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसकी माफ़ी नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप सुधार सकते हैं, सुधारिए। होता है कि जब हम बहुत टॉप लेवल पे चले जाते हैं ना, तो उस सफलता को वहाँ पे पचा कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही मुझे ऐसा लग रहा आपके साथ हो रहा है। तो ऐसा स्वाभिमान में, ऐसा अभिमान में मत आइए। अन्य बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं,
एक एक बात मान रहे हैं, तो आप भी हमारी बात मानिए, नहीं तो काफ़ी पीछे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है न केवल इस प्रश्न का आप उत्तर समझ पाएंगे बल्कि ये भी समझ पाएंगे इसे कैसे लिखना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।